जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जो हैं भारतीय इतिहास का आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे इस चैनल हिस्ट्री अड्डा में राजस्थान के इतिहास को हमने आरंभ कर दिया था। उसके कुछ एपिसोड आ चुके हैं और जैसे कि ये क्लास जो है हमारी आईएएस, क्योंकि इंडियन जो चीज चलेगी वो आईएएस के हिसाब से ही चलाई जाएगी। आईएएस, आरएएस, राजस्थान पुलिस या कहीं भी जहां भी भारतीय इतिहास आता है किसी भी परीक्षा में, उन सब के लिए उपयोगी है। साथ ही राजस्थान का इतिहास राजस्थानियों के लिए भी, राजस्थान की किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। चाहे आरपीएससी की किसी भी टीचर्स ग्रेड की हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, आरएएस, सब इंस्पेक्टर, उन सभी में ये काम आने वाली है। और इंडियन हिस्ट्री शुरू कर रहा हूं और उसके पश्चात मैंने सोचा है कि कुछ दिनों के बाद भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी हम शुरुआत करेंगे। ठीक है। मैं जो है हमारे इस चैनल का नाम भले ही हिस्ट्री अड्डा रहेगा, परंतु इसमें हम भारतीय संविधान और सब्जेक्ट भी करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आज इसी कड़ी में जो है, आज इसी श्रृंखला में हम भारतीय इतिहास का आरंभ करने जा रहे हैं। और भारतीय इतिहास में सबसे पहले शुरुआत से लूंगा मैं, बिल्कुल ही शुरुआत का मतलब क्या है, जहां इतिहास के बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट के विषय में बताया जाएगा। ठीक है। इसका नाम है, हम रखेंगे आरंभ। तो मैं शुरू करता हूं आरंभ की शुरुआत, यानी इतिहास के पहले चैप्टर की शुरुआत भारतीय इतिहास में। आप जानते हैं इतिहास जो शब्द है हिंदी भाषा में इति और हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति और हास। इतिहास, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा जाए तो उसके बारे में इतनी जानकारी तो अवश्य हो कि उसके बारे में आप जानते हो कि हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं। भूगोल हिंदी का शब्द है। भू माने पृथ्वी, गोल माने वृत्ताकार। तो पृथ्वी के वृत्ताकार आंतरिक और बाह्य वातावरण के बारे में अध्ययन करना भूगोल का विषय है। इसी प्रकार से इतिहास, इतिहास इति और हास, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। और इसका जो अर्थ है इतिहास का, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। देखो, कोई भी शब्द जो होते हैं उनके शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं और वास्तविक अर्थ अलग होते हैं। कई बार सेम ही होते हैं, पर कई बार, जैसे आपको मैं नाम लूं शेर सिंह, आपको लगेगा कि किसी का नाम शेर सिंह है, तो शेर भी है और सिंह, तो दो दो शेर की ताकत होगी, किंतु वो चूहे से भी डरता है। तो वास्तविक अर्थ हो गए दो, शेर सिंह का वास्तविक अर्थ है दो सिंहों के बराबर, दो शेरों के बराबर। और वास्तविक अर्थ क्या है, वो डरपोक है, वो कायर है। ठीक है। ऐसे ही इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। और वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ में विगत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ठीक है। अब आपको समझ में आएगा इतिहास इति और हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ, एक शब्द का जो अर्थ होता है वो है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। और वास्तविक अर्थ में विगत यानी पीछे की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। तो इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है। इतिहास का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, हिस्ट्री।
इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है बुनना। ठीक है? इतिहास का तो हमने हिंदी में बता ही दिया। इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है, इसका शाब्दिक अर्थ है बुनना। यह ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा का शब्द है। हिस्टोरिका जो है या हिस्ट्री जो है, ये ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बुनना। कोई भी चीज बुनी जाती है ना, निटिंग। ठीक है? और इतिहास जो हिस्ट्री का वास्तविक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ तो है बुनना और वास्तविक अर्थ वही जो मैंने बाद में इतिहास की वास्तविक अर्थ लिखवाया था। वास्तविक अर्थ में बीती हुई घटनाओं का वर्णन ही हिस्ट्री है। ठीक है? तो हिस्ट्री जो है, अभी अभी हमने जो किया इतिहास, जिस सब्जेक्ट के बारे में हमें पूरा ज्ञात होना चाहिए, जिसको हम आरंभ कर रहे हैं इतिहास को या भारतीय इतिहास को, तो उसके अर्थ के बारे में जानना अनिवार्य है। इतिहास, इतिहास इति और हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, जबकि वास्तविक अर्थ में विगत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ठीक है? और इसमें जो है, इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है बुनना। यह ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है। कभी कभी आ भी सकता है क्वेश्चन कि हिस्ट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वहां बुनना करना है आपको। यह नहीं करना कि विगत की घटनाओं का वर्णन है। तो कोई भी चीज बुनी जाती है ना, तो वो शुरू से लेके एंड तक जाती है, तो उसमें भी एक क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक। ठीक है? जो सिस्टम से चलती है, सिस्टमेटिक है, उसको हम कहेंगे क्रमबद्धता। ठीक है? तो यह है इसका अर्थ। अब आगे इतिहास को का जो आरंभ हमने किया है, तो इसमें आप देखेंगे कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोट्स। यूनान यानी कि ग्रीक, या इसे ग्रीस भी कह देंगे। एक ही देश है, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया एक ही देश है, उसी प्रकार से यूनान, ग्रीक, ग्रीस एक ही देश का नाम है। ये यूनान के हेरोडोट्स को इतिहास का जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो हु इज द जो है, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोट्स। तो इतिहास का जनक यानी इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोट्स। कहां का है? यूनान का। इसने करीब 2500 वर्ष पूर्व
हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए, हेरोडोटस जो हैं इतिहास के जनक हैं और ये यूनान के थे। इन्होंने करीब 2500 वर्ष पहले हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था कि हेरोडोटस ने हिस्टोरिका ग्रंथ की रचना कितने वर्ष पूर्व की थी। तो हाँ, ऑप्शन थे 2100, 2000, सन 2500, 3000 सन। तो ये 2500 जो है ना, 2500 वर्ष पूर्व, ये इसका सही उत्तर है। ये एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है अपने राजस्थान में। ठीक है। और हेरोडोटस के अनुसार अब तक ज्ञात राष्ट्रों में सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। ठीक है। और इंडिया भी यूनानियों ने कहा तो उन्होंने इंडिया शब्द यूज किया है भारत के स्थान पर। ठीक है। यूनानियों ने भारत के स्थान पर इंडिया शब्द यूज किया है भारत के लिए। ठीक है। तो ध्यान रखना, हेरोडोटस के अनुसार अब तक जितने भी उसको ज्ञात थे राष्ट्र, आज से 2500 साल पहले हेरोडोटस को जितने भी जो है जानकर उसके जो देश थे, यानी जितने राष्ट्रों के बारे में उसने सुन रखा था, जान रखा था, ठीक है, तो उन सब के बारे में उसने लिखा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या, मैं जितनों को भी जानता हूं देशों को, इंडिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो ये है हेरोडोटस के विषय में आपके सामने। वेद व्यास। इन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है। इन्हें जो है भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। तो वेद व्यास, इन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री के फादर, यानी फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण, इनका नाम ये कैसे पड़ा? वेद व्यास तो इनके थे ही पूर्वज, अब वेदों का विस्तार भी इन्होंने किया। वेद व्यास, व्यास का मतलब होता है फैलाना, विस्तार करना। वेदों का विस्तार किया या वेदों का रचनाकार कैसे माना जाता है? वेद व्यास जी को। तो वेद व्यास तो ये इस तरीके से थे। जबकि कृष्ण, क्योंकि काले रंग के थे, द्वैपायन एक द्वीप में जन्मे थे, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास का रंग यानी कि वर्ण काला अथवा श्याम, श्याम रंग था। इनका जन्म आइलैंड यानी द्वीप पर हुआ, इसलिए क्या हो गए? द्वैपायन। और कांदा था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कृष्ण। ठीक है। कृष्ण माने भी कांदा ही होता है। तो कैसे हो गए? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने वेदों को विस्तार किया, वेदों की रचना की। ठीक है। इसलिए अब आता है इसके बाद
इन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत के विषय में हम बाद में बताएंगे, ठीक है? वैसे इसकी जो कथा है महाभारत की वो सभी हम जानते ही हैं और इसके बारे में विस्तार से कितने खंड, कितने पर्व, ठीक है? कौन-सा पर्व गीता का उल्लेख है, कौन-सा बड़ा पर्व है, कितने वगैरह सब हम बातें बाद में बताएंगे। यहाँ हम वेदव्यास जी को कर रहे हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, ठीक है? वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की, उनका विस्तार किया, इसीलिए इनको कहते हैं वेद व्यास। वेद तो आप जानते ही 4, व्यास यानी विस्तार, फैलाना, ठीक है? तो ये वेदव्यास जी के बारे में, ये कौन है? भारतीय इतिहास के जनक, और उनके विषय में मैंने आपको कुछ बातें बता दी। एक बार और दोहरा देते हैं। वेदव्यास पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। क्यों कहते हैं? ये भारतीय इतिहास के जनक हैं। एक बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, वेदव्यास जी का रंग जो था वो श्याम रंग था यानी कृष्ण रंग था, इसलिए इन्हें कहा जाने लगा कृष्ण। इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ, इसीलिए इनका पड़ा द्वैपायन। और वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की और उनका विस्तार किया, इसीलिए इन्हें कहते हैं वेदव्यास। तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, और यही है भारतीय इतिहास के जनक, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? अब आगे जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास के जनक हेरोडोट्स, भारतीय इतिहास के जनक कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, और राजस्थान इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। उन्हें भारत राजस्थान इतिहास के जनक या राजस्थान इतिहास के पितामह यानी दादा भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास में जब हम शुरुआत करेंगे तो कर्नल जेम्स टोड के विषय में हम पूरा जानकारी उसमें दी जाएगी। यहां सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूं सांकेतिक रूप में। कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास के पितामह, दादा भी कहा जाता है, ठीक है? इन्हें 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, ठीक है? राजस्थान में मेवाड़ प्रांत में, एक बार पटवार में ये क्वेश्चन आया था, वहां मेवाड़ प्रांत नहीं लिखा था, ठीक है? वहां इसकी जगह पर क्या लिखा था? पश्चिमी स्टेट्स, क्योंकि भारत के पश्चिम में ही राजस्थान पड़ता है, इसलिए मेवाड़ जो है वो पश्चिमी स्टेट के नाम से जानी जाती थी उस समय। तो उसमें उन्होंने पश्चिमी स्टेट ही लिखा है। तो ये है कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास का जनक
या पिता में कहा जाता है। इन्हें 1818 से 1821 के बीच में मेवाड़ प्रांत यानी कि पश्चिमी स्टेट्स में पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनकी पुस्तक एंडांस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में इसका प्रकाशन लंदन से हुआ था। ठीक है, एनांस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है, अगर हम इसके करें ये एनांस या एनालिसिस क्या होता है, विश्लेषण करना। एनांस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, एंटीक्विटीज यानी प्राचीन, राजस्थान के प्राचीन इतिहास का विश्लेषण, राजस्थान के प्राचीन इतिहास का विश्लेषण करना। इसका एक और नाम है जो एक बार आया था, इसी का दूसरा नाम इसका है जो राजपूताना से संबंधित है, अभी थोड़ा दिमाग से निकला हुआ है। तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में लंदन में इसका प्रकाशन हुआ था। जब हम कन्नड़ तोड़ के विषय में करवाएंगे तो फिर मैं इसमें इसको विस्तार से पूरा इसमें बताएंगे। ठीक है, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि एनाल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है वो किसके किसको समर्पित है, तो इनके गुरु थे कन्नड़ तोड़ के गुरु जो थे वो थे यति ज्ञान चंद्र। तो ये पुस्तक जो है इन्हें ही समर्पित है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है इन चीजों को। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो ये कन्नड़ तोड़ के विषय में हमने थोड़ा सा बताया। और जो है एक इनकी और पुस्तक थी, उसका भी जिक्र कर देते हैं, वो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। यह पुस्तक जो है इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। ठीक है, तो यहां हम सिर्फ भारतीय इतिहास के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अब आगे बताता हूं भारत के विषय में। भारत का जो नामकरण है, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, इन तीनों नामों के विषय में हम अब आगे करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष, देखिए भारत के साथ वर्ष लगा है, कभी आपने पाकिस्तान के साथ वर्ष नहीं लगाया, नेपाल के साथ वर्ष नहीं लगाया, तो भारत के साथ वर्ष क्यों? तो बता दूं आपको कि वर्ष एक तो होता है साल, ईयर, और एक वर्ष का अर्थ होता है देश, राष्ट्र। तो भारत वर्ष का मतलब होता है भारत देश, तो किसी के साथ भी लगाया जा सकता है, नेपाल वर्ष, भूटान वर्ष, पर हम लगाते नहीं, अमूमन भारत के साथ लगाया है। तो भारत वर्ष का मतलब है भारत देश। ठीक है, यहां वर्ष का मतलब साल नहीं है, यहां देश है। दूसरी बात, भारतवर्ष जो नामकरण हुआ वो किस प्रकार से हुआ? अयोध्या के एक राजा थे दुष्यंत, और जो है कर्ण ऋषि के आश्रम में एक लड़की जिनको कर्ण ऋषि ने पाला था वो थी शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम जो महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है, उसमें दुष्यंत शकुंतला के प्रेम और उससे उत्पन्न पुत्र जो था वो था भरत, और भरत ने एक कबीला बनाया था, उस कबीले का नाम था भरत कबीला, और उस कबीले के नाम पर इस देश का नाम हुआ भारतवर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके नाम की बात करते हैं।
महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत व शकुंतला की कथा का वर्णन है तथा इनके द्वारा गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह किए जाने का उल्लेख है। ठीक है। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत व शकुंतला की कथा का वर्णन है तथा इनके द्वारा गंधर्व विवाह, उस समय प्रेम विवाह 8 प्रकार के विवाह थे, उस समय तो प्रेम विवाह उनमें से होता था, उसे गंधर्व विवाह कहा गया है, उसका उल्लेख है। इससे उनके पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भरत था और बाद में इसके कबीले का नाम भरत कबीला रखा गया और इसी कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ठीक है। हमारे देश के बारे में भी हमें जानना चाहिए। ठीक है। भारतवर्ष ये नाम कैसे पड़ा? महाकवि कालिदास की रचना है जिसमें दुष्यंत शकुंतला का गंधर्व विवाह की जानकारी दी गई है। इससे इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वो था भरत, नाम रखा गया उसका। और भरत तो इतना बहादुर था, उसका कबीला इतना बहादुर था, वो बचपन में जब बड़ा हुआ था कण्व ऋषि के आश्रम में, तो शेरों के साथ खेलता था। सामान्य बच्चे क्या है कि घरों में जो पालतू जानवर होते हैं, कुत्ते, बिल्ली या कोई और, उनके साथ खेलते हैं, जबकि ये आश्रम में बड़ा हुआ, जंगल में रहता था, तो ये शेर के बच्चों के साथ खेलता था। और धीरे धीरे जो है वो शेर के बच्चे बड़े हुए, तो ये भी बड़ा हुआ उन्हीं के साथ, तो उन्हीं के साथ खेलता था, तो इतना बहादुर था। उसका एक कबीला था, उस कबीले का नाम, उसी के नाम पर भरत कबीला हुआ, और उस भरत कबीले के नाम पर ही हमारे इस देश का नाम पड़ा भारत या भारतवर्ष। साथ ही मैंने बता दिया कि वर्ष का मतलब भी देश होता है, तो भारतवर्ष का मतलब है भारत देश। ठीक है। तो ये हमारे इस देश का नाम है। हाँ, विष्णु पुराण में भी हमारे इस देश के नाम के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मैं आपको बताता हूं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारत
संतति। देखिए, ये जो श्लोक कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। एग्जाम में भी आया हुआ है। ये मत समझना कि ये सब मैं संस्कृत में लिखवा दिया, पर एग्जाम में पूछा था ये एक बार, पूरा श्लोक दे करके ये पूछा ये किस ग्रंथ से लिया गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादृश्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारत संतति। अर्थात उत्तरम यत् समुद्रस्य, यानी समुद्र के उत्तर में जो स्थित है। देखिए, ये क्या है? समुद्र, हिंद महासागर है दक्षिण में, तो ये समुद्र के उत्तर में जो स्थित है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, यानी कि हिमालय के जो ये है हिमालय, तो हिमालय के तो दक्षिण में हो गया और हिंद महासागर के उत्तर में हो गया। देखिए, उत्तरम यत् समुद्रस्य, यानी समुद्र के उत्तर में जो स्थित है। हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, हिमालय के जो दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम, वर्ष माने देश, उसे भारत वर्ष कहा जाता है। वर्षम तद भारतम, उसे भारत कहा जाता है। उस देश को, यानी वर्षम, उस देश को भारत कहा जाता है, जो मैंने बताया था। और नाम भारत संतति, और इसकी संतानें जो हैं भारतीय कहलाती हैं। यहां के जो लोग हैं वो भारतीय कहलाएंगे। ठीक है, तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारत संतति कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। और इसको समझा दिया मैंने कि हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थित है और हिमालय के दक्षिण में है, उसे क्या कहा जाता है? भारत। और ये परिभाषा जो है विष्णु पुराण में दी गई है भारत के विषय में। ठीक है, आप समझ ही रहे हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो भारतवर्ष, महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत व शकुंतला की कथा या प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, कथा की जगह प्रेम कथा, तथा इनके द्वारा गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह किए जाने का उल्लेख है। इससे उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भरत। वो बहुत ही बहादुर था, कण्व ऋषि के आश्रम में पनरा था, तो वहां जंगल में, वनों में जो है शेरों के बच्चों के साथ खेलता था। अत्यधिक साहसी, निडर था, और इसी के नाम पर एक कबीला बना। उस कबीले को कहा गया है, ऋग्वेद में उस कबीले का नाम भी मिलता है भरत कबीला, एक ताकतवर कबीले के रूप में उसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, वैदिक युग में कबीलों को क्या कहते थे? जन। ठीक है, जन, जन माने कबीला। तो ये जो है, अब उसी कबीले, भरत कबीले के नाम पर हमारे इस देश का नाम जो है ये पड़ा। और विष्णु पुराण में ये श्लोक आया है, एग्जाम में पूछा गया है। ये याद रखना आप कि एग्जाम में पूछा गया, नहीं पूछा जाता तो एक बात अलग थी, और एग्जाम में भी पूछा है, और हमारे भारतवर्ष की परिभाषा इसी पर सटीक बैठती है। ये इस श्लोक में बताई गई है, मतलब बिल्कुल यही परिभाषा। ठीक है, लास्ट में एक बार फिर परिभाषा पढ़ देता हूं ताकि याद रहे। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारत संतति। कल हम, मतलब आगे जो एपिसोड होगा उसमें हम इसके बारे में बताएंगे कि इंडिया और हिंदुस्तान ये नाम किसने रखे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू या हिंदुस्तान नाम किसने रखा, ये ईरानियों की देन है। तो ये एग्जाम में आया था, आईएएस में आया था ये क्वेश्चन। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, उनकी चर्चा बाद में करेंगे, इसको फिर मैं दोहराऊंगा भी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।